Hello everyone, welcome back to the channel Wordmark Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फ्लेमिंगो के बाकी 3 बचे हुए चैप्टर्स की जिनके हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखना ये सीरीज मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आया हूं क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डाला हुआ है आपके लिए हर एक चैप्टर से। आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को समझना है, इनके फॉर्मेशन को देखना है और आपके बाकी के सारे आंसर्स इसी ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे। आपको इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे चैप्टर्स की थीम, सेंट्रल आइडिया और मेन जो स्टोरी का प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, इसीलिए आपको ये बहुत हेल्प करेंगे इन फॉर्मिंग ऑल द क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो ध्यान देना, मैंने ऑलरेडी इस पूरे फ्लेमिंगो वाले प्रो सेक्शन की एक पार्ट मैंने डाल दिया है। उसमें डीप वाटर चैप्टर नहीं है क्योंकि डीप वाटर के क्वेश्चंस मैंने आपको एक अलग वीडियो में पहले ही बता दिए थे, इसीलिए मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया था। बाकी का आपको तीनों के तीनों चैप्टर्स वहां पे मिल जाएंगे और आप वहां पे जाके देख सकते हो उनको। बाकी की ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हम आज पढ़ लेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर होगा हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है हमारे पास। इस चैप्टर का पूरा एक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ था, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो अगर आपने ना देखा हो अब तक। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू इन द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन का जो पूरा मैटर था वो क्या था? In the studio, the people from different regions and religions working together presented a glimpse of national integration. The makeup department was first headed by a Bengali. He was succeeded by a Maharashtrian. He was assisted by a Kannadiga from Dharwar and Andhra, Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and usual local Tamils. जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग काम किया करते थे। स्टार्टिंग में उसका जो हेड था वो एक बंगाली था, बाद में उसकी जगह पे एक महाराष्ट्रियन आया। महाराष्ट्रियन का असिस्टेंट था एक कन्नड़ी, और कन्नड़ के जो वो बिलोंग करता था वो धारवाड़ से बिलोंग करता था। आंध्रा के लोग थे, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन थे वहां पे, एंग्लो बर्मीज थे और बाकी के जो लोकल तमिल्स थे वो भी वहां पे काम किया करते थे। All this shows that there was a great deal of national integration in the makeup room of the Gemini Studios. और यही हमें दिखाता है कि उस Gemini Studios के मेकअप डिपार्टमेंट में इतने सारे अलग अलग जगहों के लोग एक साथ काम किया करते थे, इसीलिए उसको नेशनल इंटीग्रेशन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studios? लॉयर के अंदर ऐसी क्या खूबियां थी जिससे वो काफी अलग था बाकी लोगों से एट द जेमिनी स्टूडियोज? While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. जहां पे सभी लोग खादी की धोती और एक ओवरसाइज्ड ऐसी ढीली सी शर्ट पहना करते थे उस डिपार्टमेंट में, स्टोरी डिपार्टमेंट में, वहां पे हमारे लीगल एडवाइजर पैंट्स पहनते थे, शर्ट पहनते थे और कभी कभी उसके ऊपर कोट भी पहना करते थे। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhites and Khadims. हमारे जो लीगल एडवाइजर थे वो पहली बात तो काफी अकेले और बहुत ही होपलेस लगा करते थे, हेल्पलेस टाइप के, बहुत अलग रहा करते थे। एक बिल्कुल न्यूट्रल नेचर के मैन थे वो, इन बिटवीन ऑल द गांधीवादीज एंड ऑल द खादी पहनने वाले लोगों के बीच में। साथ ही साथ वहां पे जितने भी लोग थे वो पोएट्स थे, लेकिन हमारे लॉयर साहब एक कोल्ड लॉजिक के इंसान थे। कोई उनके अंदर ड्रीम्स, फैंटेसीज, इमेजिनेशंस नाम की कोई चीज नहीं थी। ही वॉज अ मैन विद अ कोल्ड लॉजिक। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कुछ की वर्ड्स हैं लॉयर के कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में, तो आप इनको प्लीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ कोटमंगलम सुब्बू। सुब्बू के कैरेक्टर को हमें एनालाइज करना है। मैंने यहाँ पे आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उनको रीड करो और इन्हीं से आपका पूरा आंसर फॉर्म हो जाएगा चुटकियों में।
many sided genius, मतलब कि कई सारे टैलेंट्स थे वो हमारे सुब्बू के अंदर. Didn't have much formal education but had learned from his exposure to prosperous people. ज्यादा पढ़ाई नहीं थी उसके पास, लेकिन उसने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा था. Sense of loyalty made him to identify completely with his boss, turned all his creativity to his boss's advantage. उसकी जो हम कह सकते हैं लॉयल्टी थी, उसी वजह से उसका बॉस उसको इतना प्यार करता था और वो अपनी सारी क्रिएटिविटी अपने बॉस के एडवांटेज के लिए यूज किया करता था. Had a solution for any problem encountered by Mr. Vasan, gave direction and definition to Gemini Studios, a poet capable of writing complex poems but chose deliberately to address the masses, composed several truly original story poems in folk refrain and diction. सुब्बू हमारे जो थे वो एक कमाल के डायरेक्शन प्रोवाइड किया करते थे जेमिनी स्टूडियोज को, और ओरिजिनली वो एक बहुत अच्छा राइटर था, बहुत अच्छी पोम्स लिखा करता था, चाहे वो फोक रिफ्रेंस में हो या डिक्शन में हो, लेकिन उसने चूज किया पब्लिक को एड्रेस करना. कंपोज wrote a sprawling novel, Thelana Moonambal, with dozens of deftly edged characters. उसने एक नॉवल लिखी थी जिसके अंदर उसने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से जोड़ा था और उसको ऐड किया था. दैट वाज फिनोमिनल. साथ ही साथ ही रिक्रिएटेड मैनर ऑफ देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. उसने अपनी उस नॉवल में 20th सेंचुरी की देवदासीज के कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पिरोया था. पावरफुल एक्टर, नेवर एस्पायर्ड फॉर लीड रोल्स, बेटर इन सब्सिडरी रोल्स देन लीड एक्टर्स. एक बहुत ही दमदार एक्टर था. आपको वो सीन याद होगा जब वो एक चूहे और शेर वाला सीन था, तो उसमें सुब्बू ने कितने कमाल की एक्टिंग करी थी. हालांकि उसको कभी भी लीड रोल लेने का लालच नहीं था, पर वो लीड रोल्स में जो एक्टर्स काम किया करते थे उनसे कई ज्यादा बेटर था. नेक्स्ट है, व्हाट डज अशोकामित्रन्स लेसन पोएट एंड पैनकेक्स डील विद. पूरा चैप्टर आखिर किस बारे में बात करता है. The author Ashokamitran recounts his years spent at the Gemini Studios. Gemini Studios was set up in the year 1940 in Chennai and grew into one of the most influential film producing organizations of India in the early years of the Indian filmmaking industry. अशोकामित्रन बात करते हैं अपने उन सभी ईयर्स की जो उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज में बिताए. जेमिनी स्टूडियोज 1940 में सेटअप हुआ चेन्नई में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें से एक बन गया. उस टाइम पे फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज में काफी कम ऑर्गेनाइजेशंस थी एंड जेमिनी स्टूडियोज वाज वन ऑफ देम. The studios of film production has never confined its activities within the four walls of the studios, but it also gives a fine glimpse of outside world as well. ये स्टूडियो कभी अपनी चार दीवारों के अंदर सीमित नहीं रहा. इसने बाहर की दुनिया और उनके सभी मैटर्स को भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया, हमेशा उनके बारे में एक्टिव रहा. द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज टू प्रोमिनेंट डिविजन्स, द मेकअप डिपार्टमेंट एंड द स्टोरी डिपार्टमेंट. इन द मेकअप रूम देयर हैड बीन अ टीम ऑफ वर्कर्स फ्रॉम चीफ मेकअप मैन टू द ऑफिस बॉय who stomped the crowd players with lotions and pancakes. Pancakes were used by the actors and actresses. Pancake was the popular brand name there. There was a strict hierarchy of makeup man. डिपार्टमेंट के अंदर दो अलग अलग सेक्शन थे. एक था हमारा मेकअप वाला सेक्शन और दूसरा था हमारा स्टोरी डिपार्टमेंट. मेकअप रूम में एक बहुत बड़ी टीम थी जिसके अंदर एक चीफ मेकअप आर्टिस्ट था और ऑफिस बॉय भी था जिसका काम था लोगों के मुंह पे पैनकेक्स की लेयर्स लगाना भर भर के. साथ ही साथ पैनकेक्स उस टाइम का एक बहुत पॉपुलर नेम था मेकअप में. सभी एक्टर एक्ट्रेसेस इसको यूज किया करते थे और ये हमारे मेकअप डिपार्टमेंट में एक बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की थी कि भाई जो सीनियर होगा मेकअप का वो सबसे मेन एक्टर एक्ट्रेसेस को मेकअप करेगा एंड एज फॉलोड उसके बाद में ऐसे ही फॉलो अप हुआ करते थे उसमें. अगला है, द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. देयर वाज अ लीगल एडवाइजर ड्यूली accompanied with an assembly of poets and writers. They were engaged in creating story, songs, social and other work. In those days, it was mainly indoor shooting. स्टोरी डिपार्टमेंट का भी अपना एक अलग रोल था. उसके अंदर एक लीगल एडवाइजर भी था और कुछ पोएट्स भी थे.
इनका काम था स्टोरीज बनाना, सॉन्ग्स बनाना, सोशल वर्क के बारे में देखना। उस टाइम पे शूटिंग अक्सर इंडोर्स हुआ करती थी। The boss had a strict vigil at every aspect. He was assisted by Kotamangalam Subbu, who was an indispensable person for the studios. Besides this, the Gemini Studios had become the favorite haunt of the poet and other visitors because of its decent mess that served coffee till the late at night. Gemini Studios सभी पोएट्स का एक फेवरेट जगह बन गई थी क्योंकि वहां की मेस बड़ी कमाल की थी। वो देर रात तक कॉफी सर्व किया करती थी। The studios hosted the visit of moral rearmament army and the poet cum editor Stephen Spender. The MRA was a counter movement to international communism, but the people at the studios were averse in this ideology. The visit of Spender also became an unexplained mystery for all. यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियोज ने MRA जैसी एक बड़ी सी आर्मी और स्टीफन स्पेंडर जैसे लोगों का भी स्वागत किया था। हालांकि MRA की विजिट एक काउंटर थी फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिज्म और स्टूडियोज के लोग इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, लेकिन स्टीफन स्पेंडर की विजिट भी अंत में सबके लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई थी। और लास्ट में हमारे जो अशोका मित्रन हैं उन्होंने काफ़ी रेलिवेशंस हमें बताए हैं कि उनको कैसे पता चला था स्टीफन स्पेंडर की पूरी स्टोरी के बारे में और उसकी बुक के बारे में। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से अपने चैप्टर द इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू एक ऐसा चैप्टर है जो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, पर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़िया है, चैप्टर अच्छा है। अम्बर्तो एको के बारे में आपको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनेबल्ड एको टू एक्वायर द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार। एको को ऐसी कौन सी चीज ने इनेबल किया कि वो एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम वाली जगह तक पहुंच गए, उनको इतना अच्छा मुकाम मिला। Umberto Eco is famous for his books on semiotics and popular for his novel. Besides, he deals with literary interpretation, medieval aesthetics, literary fiction, academic text, essays, children's books, newspaper articles, etc. Umberto Eco फेमस है अपनी बुक्स के लिए ऑन सिमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइंस। साथ ही साथ उनकी एक बहुत फेमस नॉवल भी है, इस वजह से वो और फेमस है। प्लस वो लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, मेडिवल एस्थेटिक्स के बहुत अच्छे से दिया करते थे। लिटरेरी फिक्शन और एकेडमिक टेक्स्ट में भी उनका नाम बहुत अच्छा था। चिल्ड्रंस की किताबें भी वो बहुत लिख चुके थे। तो ही वॉज एन ऑल राउंडर वी कैन से। साथ ही साथ दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग एट द सेम टाइम एबल टू हैंडल सच अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एज अ राइटर enabled him to acquire the equivalent of intellectual superstardom. एक टाइम पे इतनी सारी चीजों को हैंडल करना एज अ राइटर, इसी क्वालिटी ने उनको इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम के मुकाम तक पहुंचाया, उसके बराबर ले जाके खड़ा कर दिया, एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम सो सक्सेसफुल। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इकोज थ्योरी ऑफ इंटरस्टिसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। There is a lot of empty space between the nucleus and electrons in each atom, and if that empty space is removed, the universe will be as small as a human fist. हमारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो हमारे एक एटम में होते हैं उनके बीच में काफी स्पेस होता है, और अगर वो पूरा का पूरा स्पेस हटा दिया जाए तो यूनिवर्स एक इंसान की सिर्फ मुट्ठी के बराबर हो जाएगा, इतना छोटा यूनिवर्स हो जाएगा। Even though this is a bit of exaggeration, Eco wants to say that similar empty spaces are in our lives too, and if we remove them, we can find out a lot of time to do more. हालांकि ये काफी खींचतान के बताया है अम्बर्टो एको ने, लेकिन उनका समझाने का मीनिंग ये था कि हमारी लाइफ में भी ऐसे कई सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिनको अगर हम यूज करें तो वो हमारे लिए काफी टाइम सेव कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए वो एग्जाम्पल, जब अम्बर्टो एको हमारे जो इंटरव्यूअर है उनको बताते हैं कि भाई मुकुंद, जब तुम नीचे आ गए थे बिल्डिंग में और तुम्हें लिफ्ट से ऊपर आना था, उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक आर्टिकल लिख दूं, और मैंने आर्टिकल लिख दिया, एंड ही फिनिश दैट आर्टिकल विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने उस एम्प्टी स्पेस को यूज करके टाइम बचा लिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी इन इकोज स्टेटमेंट, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। इस स्टेटमेंट में क्या आयरनी है? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। स्टार्टिंग ही इसी स्टेटमेंट से होती है हमारे उस स्टोरी की। A novelist can never say
that he keeps a day for writing novels. एक फुल टाइम नॉवलिस्ट ये बात कभी बोल ही नहीं सकता है कि वो एक दिन सेव करके रखता है नॉवेल्स को लिखने के लिए, क्योंकि नॉवेल्स एक दिन में नहीं लिखी जाती हैं. इट टेक्स years ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. Writers are always writers, yet Umberto Eco is an exception. Though he is a world famous novelist, he primarily considers himself as a professor and an academic writer and hardly gets time for writing novels except on Sundays. राइटर्स हमेशा राइटर्स रहते हैं, लेकिन अम्बर्टो एको एक एक्सेप्शन है. वो अपने आप को पहले एक प्रोफेसर मानते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी के कामों में शामिल होना. वो सिर्फ अपनी नॉवेल्स को संडेज के लिए बचा के रखते हैं ताकि वो उस दिन अपनी सारी नॉवेल्स को लिख सके और उनको खत्म कर सके. दैट इज द आयरनी इन द स्टेटमेंट मेड बाय अम्बर्टो एको. नेक्स्ट है, व्हाई डू सेलिब्रिटीज डिस्पाइज इंटरव्यूज. बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम हमें बताया गया है चैप्टर में, और ये उसकी एक नटशेल में रीजन है कि आखिर क्यों सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज को खराब मानते हैं. While common people are eager to read the interviews of the celebrities, the very celebrities have an aversion to being interviewed. एक तरफ लोगों को बहुत शौक होता है अपने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज को पढ़ने का, वहीं पे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यूज से बचते हैं, उनसे दूर भागते हैं. Most of them find an interview intruding into their personal lives, while some fear it, some hate it, some consider it immoral and assaulting. कुछ सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज को पर्सनल लाइव्स में एक इंट्रूजन मानते हैं, घुसपैठ मानते हैं. साथ ही साथ कुछ हैं जो इससे डरते हैं, कुछ इससे नफरत करते हैं, और कुछ इसको कंसिडर करते हैं एज इमोरल एंड असॉल्टिंग. दैट इज व्हाई द सेलिब्रिटीज डिस्पाइज इंटरव्यूज. तो ये हो गई हमारी बात द इंटरव्यू चैप्टर की. इसके सारे क्वेश्चंस काफी शॉर्ट हैं क्योंकि चैप्टर भी बहुत शॉर्ट है, पर इसमें वो सारी बातें कवर की हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट हैं अम्बर्टो एको वाले स्टोरी से और उसके पहले वाले स्टोरी से. दोनों को आप ध्यान से पढ़ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, जो है हमारा गोइंग प्लेसेस, सपनों की दुनिया, इमेजिनेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब हर मीटिंग विद डैनी केसी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑलमोस्ट आधा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाएगा. उसकी मीटिंग क्या थी, कैसे हुई थी डैनी केसी के साथ में, उसने क्या बताया है. Geoff was working with a motorcycle part in the next room. After coming back home from school, she looked for brother Geoff. She told him she met Danny Casey. It startled Geoff and he turned around to ask her where. She cleared there in the Royce's arcade very funnily. Geoff took it never to be true. Geoff was the first with whom she shared her secrets. She detailed that at Royce's window she was looking at the clothes. He came and stood beside her. She took him to be Danny Casey and that he confirmed. Geoff उसका बड़ा भाई नेक्स्ट रूम में काम कर रहा होता है अपने मोटरसाइकिल पार्ट्स पे. वो जाती है उसके पास और बताती है कि भाई मैं डैनी केसी से मिलके आई हूँ. और जियोफ पूछता है कि कहाँ मिली हो तुम मुझसे. तो वो बताती है कि रॉयसेस आर्केड की विंडो के सामने मैं खड़ी होकर कपड़ों को देख रही थी और तभी वो आया और मेरे साइड में आके खड़ा हो गया. हालांकि जियोफ ने बात को सच नहीं माना, बट सोफी हमेशा अपने सारे सीक्रेट्स पहले अपने भाई के साथ शेयर करती थी, इसीलिए उसने आके बताया और उसने बोला कि मैं उसको देख के मुझे लगा कि ये डैनी केसी है, तो मैंने उससे पूछा और उसने कंफर्म भी किया. In order to know the reality, he asked Sophie how he looked like. She stated that he had green and gentle eyes and he was not that tall as he would think. She finally got a promise from Geoff not to reveal the secret to anyone to avoid any trouble from father. Geoff made her to realize that she was still at school and Danny Casey must be having strings of girls. Geoff ने उससे पूछा कि वो कैसा दिखता है, तो उसने बताया कि उसकी ग्रीन और बड़ी जेंटल आईज हैं. हालांकि वो इतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो. और जियोफ ने अंत में उससे प्रॉमिस भी किया कि वो किसी से ये बात नहीं शेयर करेगा क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो जाएगी सोफी को अगर ये बात शेयर हुई. और लास्ट में सोफी उससे बात करती है तो डैनी जियोफ उससे बोलता है कि भाई तुम अभी भी स्कूल में हो और डैनी केसी के पास तो लड़कियों की कतार होगी, तो वो तुमसे बात क्यों ही करेगा. She denied and told that Danny Casey was not like that. He was quiet. उसने मना किया, इस बात से इनकार किया और उसने बोला कि नहीं, डैनी केसी ऐसा नहीं है.
ये बिल्कुल वैसे ही है जब लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा वाला अलग है या मेरी वाली अलग है. She asked him for an autograph for little Derek, but he neither had a paper nor a pen. So they talked about a bit. Just as he was going, he said if she cared to meet him next week, he would give her an autograph then. उसने अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ लेना चाहा, लेकिन दोनों के पास में पेन नहीं था. जब डैनी केसी जाने लगा तो उसने बोला कि अगर सोफी चाहे तो वो नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं और तब वो उनको ऑटोग्राफ दे देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were the two girls willing to do in the story Going Places? सोफी और उसकी दोस्त जैंसी क्या करना चाहती थी स्टोरी में, क्या बातें हुई हैं उनके बीच में, वो बताना है आपको. The two school girls, Sophie and Jansi, were classmates. They had been discussing while walking up and down the school since they would be completing their school education. They belonged to middle class families. Therefore, it was but natural for both the girls to plan about a work to earn money. दोनों अपने स्कूल को कंप्लीट करने वाली थी और वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो लोग बात कर रही थी कि भाई वो आखिर क्या काम कर सकती हैं टू अर्न सम मनी. Sophie told when she left school she would be going to have a boutique like that of Mary Quant. She hoped to have the most amazing shop in the city. Jansi looked doubtful and pointed that opening a boutique required a lot of money. Though Sophie knew her financial background, yet she would find it. Jansi stated further that to save that much would take a long time. She thought of becoming a shop manager, but Jansi cleared her whims by telling her that they won't make her manager straight off. She knew even her father would not allow her for a shop job. सोफी चाहती थी कि वो एक बुटीक ओपन करेगी स्कूल से निकलने के बाद, जस्ट लाइक मैरी क्विंट, लेकिन जानसी जानती थी कि ये इतना इजी नहीं है. उसने बोला उसको कि बहुत पैसे लगते हैं, तो सोफी ने बोला कि नहीं मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक शॉप मैनेजर बन जाऊंगी. तो जानसी ने फिर से बोला कि इतना इजी नहीं होता है, वो तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बनाएंगे. तब वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या. और जानसी उसको बार बार याद दिलाती है कि इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि वो जानती है कि उसके पापा उसको अलाउ नहीं करेंगे एक शॉप में काम करने के लिए. Both were earmarked for a biscuit factory, so Jansi asked her to become really sensible and not to talk like that. She would become an actress as there was real money in that. She could run her boutique side by side as actresses did work full time. Thus the two friends reached their homes. जानसी उसको समझा रही थी कि नहीं इतना इजी नहीं है, हमें काम तो बिस्किट फैक्ट्री में ही करना है. बट सोफी वॉज वेरी रेजोल्यूट अबाउट हर डिसीजंस. वो चाहती थी कि वो एक एक्ट्रेस बन जाए और साइड बाय साइड अपना बुटीक चलाए, क्योंकि एक्ट्रेसेस को फुल टाइम काम नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट है, डिड सोफी मेट डैनी केसी पर्सनली एट द कनाल साइड. क्या सोफी सच में डैनी केसी से मिली थी एट द कनाल साइड? विद अ बर्डन ऑफ सैडनेस Sophie walked back home from the Canal Side Park. At the Royce's Arcade, she pictures Danny Casey. He answered her he was Danny Casey. She told him she watched him every week with her father and brother. She asked him for an autograph, but neither had a pen or a paper. For a long time, she stood there alone where he stood. In reality, Danny did not arrive. It remained a dream with Sophie. एक्चुअली में सोफी कभी नहीं मिली थी डैनी केसी से. वो कनाल रोड से सैड होके वापस आती है तो रास्ते में रॉयस की वो आर्केड पड़ता है. वो वहां पे पिक्चराइज करती है डैनी को, जैसे उसने पिक्चराइज किया था अपनी मीटिंग को, फर्स्ट मीटिंग को. और वो देखती है और वो सोचती है कि यार मैं यहीं पे उससे मिली थी और मैंने यहीं पे उससे पूछा था एंड ऑल दैट. बट द रियलिटी इज दैट सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी ऑन द कनाल साइड एवर. What were the special fascination for the teenager Sophie? Sophie के लिए special attractions क्या थे? The unknown outlying districts of a city, unknown places beyond her country, and the world of places where she had never been was great fascination for Sophie. उसके लिए अपने शहर, अपने देश से बाहर की जो जगहें थी वो उसके लिए बहुत बड़ा फैसिनेशन थी. आपको याद होगा वो अपने भाई जियोफ के बारे में भी सोचती थी कि यार ये कितना लकी है कि इसको जाने को मिलता है घर से दूर, और ये आके बताता नहीं है कुछ भी कि इसने क्या क्या देखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है. She wished to know about exotic, interesting people and brothers' affections.
She hoped to go there with her brother Geoff. वो चाहती थी कि वो लोगों के बारे में नए नए एक्सपीरियंसेस को जाने और वो अपने भाई के साथ उन सब जगहों पे जाना भी चाहती थी। वो इमेजिन करती थी कि वो उसका भाई और वो बाइक पे जा रहे हैं, सब लोग उसके लिए क्लैप कर रहे हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट सोफी वाज अ ड्रीम गर्ल। वो एक सपनों की दुनिया में रहती थी। वो हमेशा ड्रीम किया करती थी और बहुत फैसिनेशन थे उसकी लाइफ में, जो शायद सिर्फ और सिर्फ उसके मन की एक इमेजिनेशंस थी, जो कभी शायद पूरी भी नहीं हुई होंगी, स्पेशली about Danny Casey. And that was it about this answer. And with that, we are at the end of our this series of Flamingos important question answers. Poetries के important question answers मैंने आपको इसलिए नहीं दिए हैं because poetries का ज़्यादा weightage हमारे extracts में रहता है और poetry इतने वास्ट भी नहीं होते हैं कि आप उनके क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढो। सिंपली आप क्या करो, अगर आपको पोएट्रीज में डाउट है तो आप जाके मेरे सारे पोएट्रीज के वीडियोस देखो। मैंने उसमें पोएटिक डिवाइसेस की बात की है, मैंने उसमें लाइन बाय लाइन समझाया है आपको पोएट्री के बारे में, हर एक वर्ड के बारे में। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अपने सारे आंसर्स को फॉर्म करने में। और अब टाइम बहुत कम है तो लगे रहो अपनी प्रैक्टिस के साथ, डटे रहो अपनी मेहनत के साथ। And I know that all my students are going to rock in the examination. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep studying, and bye bye.